दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश की वजह से जिंदगी एक बार बिल्कुल ब्रेक पे आ चुकी थी। हालात कुछ ऐसे हुए कि बहुत सारी लाखों लोग अपने काम तक नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर के देखें तो असम में 3.5 लाख लोग डिस्ट्रेस की लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गए। 900 से ज्यादा घर जो है वो डैमेज हो गए मणिपुर और मिजोरम में। 1500 से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो सिक्किम में फंस गए। 4 लोगों की डेथ का भी रिपोर्ट आ चुका है। इसके अलावा रेन रिलेटेड टोल जो है वो 34 तक जाने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस रन करा रही है। 14 लोगों को तो वहां पर निकाला जा चुका है। बट अगेन मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंप्लीटली आप कह सकते हो कि अभी बारिश के चपेट में आया हुआ है। फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, इवन त्रिपुरा के भी कुछ हिस्से इस चीज से बच नहीं पा रहे हैं। तो आप ज्यादातर नोटिस करेंगे ना, तो यहां मणिपुर से लेकर के और ये जो असम का पोर्शन है ना, सिलचर साइड वाला वो, और फिर उसके बाद में थोड़ा त्रिपुरा, ये बराक वैली रीजन है। यहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ की हालात बने हैं। और इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हो कि हमारी जो एनडीआरएफ के मेंबर्स हैं वो किस तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं कि भाई कैसे भी करके जिंदगी मैक्सिमम बचाई जा सके। तो एक बात तो सच है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट हमें उठानी पड़ रही है। और ये सच्चाई है कि इसको हमें मैनेज करने के लिए, हमें मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे काम करने भी जरूरी है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग अपडेट है, बट यस, दिस इज द रियलिटी। ओके, देखो आज की डेट है 2 जून। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास में जो भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट आर्टिकल कहता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार वाले रीजन में थे, तो वहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का फाउंडेशन उन्होंने लगा दिया। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे यहाँ पर घरों के लिए, कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स के लिए जो गैस बेस्ड, हमारी नेचुरल गैस बेस्ड डिपेंडेंसी है ना, उसको फुलफिल करने का ये पूरा नेटवर्क डेवलप करने का प्रोजेक्ट 2014 के लगभग स्टार्ट हुआ था, है ना। अभी तक देखा जाए तो देश में 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंडर में कवर कर लिया गया है। टारगेट ये है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी जो हमारी कंजम्पशन है उसको इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो अलीपुर द्वार की बात करें तो बॉर्डर वाइज ये असम से भी कनेक्ट करता है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी और कूच बिहार वाला जो रीजन है उस एरिया से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अभी तक देखिए तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 1010 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और इसमें मेजर काम क्या है कि हम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, राइट। और रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ की फुल होगी? हाउस होल्ड, कमर्शियल यूनिट्स, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। देखो, अथॉरिटी, इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी, नाम याद रख लेना भाई, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है ये सारा चल किसके अंडर में रहा है? ये जो पीएनजीआरबी है, एक्ट है 2006 का, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, उसी के तहत पूरा का पूरा ये नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। उसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज आइडेंटिफाइड है। उनमें से अभी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ एंट्री हो चुकी है अगर हम अलीपुर द्वार के थ्रू बात करें तो। अब की कंपोनेंट क्या है इसमें? एक तो पाइप नेचुरल गैस सप्लाई देना। इससे क्या होगा? 2.5 लाख के लगभग घरों को नेचुरल गैस कनेक्टिविटी मिलेगी, तो उससे हमारी जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा 100 कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट भी डेवलप किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी स्टैब्लिश की जा रही है, वो अगेन हाउस होल्ड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सीएनजी के प्लांट्स लग रहे हैं, सीएनजी के टोटल 19 स्टेशंस हैं, वो डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से टारगेट लिया हुआ है, बड़े मेजर 19 सीएनजी स्टेशन, जिससे कि व्हीक्यूलर फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हम कर सके साधनों के लिए। इसके अलावा इसका पूरा अलाइनमेंट सरकार का जो नॉर्म है, एक नॉर्म सिंपल है, मिनिमम वर्क प्रोग्राम। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर वो काम इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो उस पर काम कर रही है सरकार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अगर हम इस मिनिमम वर्क प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई स्पेसिफिक टाइम में आपको स्पेसिफिक लेंथ ऑफ पाइपलाइन बोल दिया जाए कि भाई आपके पास में 1 महीना 2 महीना है, इतना किलोमीटर आपको पाइपलाइन डाल देनी है, इतना आपको एरिया कवर कर देना है। साथ ही साथ सीएनजी के जो स्टेशंस डेवलप करने हैं उनका नंबर भी फिक्स होता है। मतलब एक कहते हैं ना कि टारगेटेड मैनर में काम किया जा रहा है, कवर किए जाएंगे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज को। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है ये 2014 से स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में 66
डिस्ट्रिक्ट्स को ही इसने कवर किया। आज 550 के लगभग 550 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। बेनिफिट क्या है? सीधी बात है यार, घर तक आपकी पाइप्ड गैस की सप्लाई हो जाएगी। नेचुरल गैस पे जो डिपेंडेंसी है उसको इंश्योर करने में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो जो हम पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं उस पर डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस होगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल सप्लाई हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें मोर और लेस प्लस प्लस हमारी तरफ सिग्नल करती हैं, और एम्प्लॉयमेंट नए तरीके से जनरेट होंगे ही। तो ये बेनिफिट्स हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के। फिर बात करते हैं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। देखो ब्रिक्स आपको पता है एक्सटेंडेड हो चुका है, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मेन 5 कंट्रीज, बाकी एडिशनल अभी और कंट्रीज ऐड हो गए, 10 से 11 के लगभग हो चुके हैं। तो होता क्या है कि ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है ब्राज़ील में। तो वहां पर ये 11वां राउंड है, 11th राउंड है इस पार्लियामेंट्री फोरम का। हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए डेलीगेशन गया है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। तो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की बात करें तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पर एक लेजिस्लेटिव कॉपरेशन स्टैब्लिश करने का काम है। भाई सीधी बात है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में कौन कौन सी प्रोसीडिंग कैसे हो रही है, क्या हम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिफरेंट मैनर्स में काम कर रहे हैं, क्या हमारी कमिटीज काम करती हैं। तो ऐसे में बाकी कंट्रीज भी एग्जैक्टली अपने कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करते ही हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग हो जाएगी, सबसे बढ़िया चीज ये आ रही है। इससे क्या होगा, एक तो डायलॉग स्ट्रेंथन होगा, एक दूसरे के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आएगी, जो भी मेंबर कंट्रीज है ब्रिक्स के। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होंगी। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, आपको पता है कि डिप्लोमेसी में एक तो हमारे एम्बेसडर वहां पे परमानेंटली स्टैब्लिश्ड है, बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ये विजिट करते रहते हैं। तो ऐसे में जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर होती है, जहां पर ऑपोजिशन भी बैठती है, तो उस केस में जब इंडिया की तरफ से रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर के जाएंगी तो एक अलग लेवल का एंगेजमेंट आता है, और वहां पर एक तरीके की ट्रेनिंग भी होती है कि फ्यूचर में अगर किसी की भी सरकार बने तो सोचना ना पड़े कि कैसे सिस्टम रन करता है, राइट। तो वो चीजें हमारे यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होने का स्कोप दिखाई पड़ता है। पहली बार फॉर्मल ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग हुई थी मॉस्को में, रशिया, ठीक है, कब 2015 में, और उस साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भी रशिया के हाथ ही थी। थीम अब की बार क्या है, द रोल ऑफ ब्रिक्स पार्लियामेंट इन बिल्डिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। सब थीम्स की बात करें और किन किन चीजों पे बात होगी, नंबर 1 स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल ब्रिक्स इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन। भाई सीधी बात है, मीटिंग हो गई एक बार तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे की नहीं सोच जाएगी, नो, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के पूरा डिस्कशन होने वाला है। चलिए फिर डिस्कशन का मतलब आप अपनी बात रखेंगे, बाकी लोग भी अपना, बाकी कंट्रीज की तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी, तो उसमें प्रॉपर कोलैबोरेशन का एक स्कोप निकलता है। इसके अलावा ब्रिक्स पार्लियामेंट यूनाइटेड फॉर रिफॉर्म, भाई यूएनएससी जैसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर वीटो लेकर के बैठे हैं भाई कंट्रीज। वो बात अलग है कि चाइना ही इंडिया को वीटो देने से रोकता है, बट अगेन थीम्स हैं, प्रिंसिपल्स है, बातचीत करने में क्या जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन, जैसे मैंने बताया, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करो। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कैसे उसका यूज करके आप जो लोकल गवर्नेंस है, ठीक है, आप अपनी लेजिस्लेचर की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रोवाइज कर सकते हो, एक दूसरे से सीखो भाई। फिर ब्रिक्स पार्लियामेंट्री एक्शन कि भाई कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते निकाल सकते हैं, उस पर डिस्कशन है। ब्रिक्स इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस फॉर ग्लोबल हेल्थ, पेंडेमिक कोरोना के बाद में ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है डिस्कशन का, या जो भी डायलॉग्स होता है। इसके अलावा ब्रिक्स इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, भाई सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सही सोच समझ के यूज करना होगा, हम भी सही तरीके से यूज करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी स्कोप बचा रहे। फिर आगे हम बात करते हैं तेजस LCA के बारे में। देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपनी 4th प्रोडक्शन यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर दी है, कहां पर, हैदराबाद में। और ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके साथ में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये दोनों मिलकर के तेजस को मैन्युफैक्चर करने में काम करते हैं। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ गई इसमें, ठीक है। और तेजस क्या है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब वजन बहुत कम, सिंगल इंजन है। ऐसे में आज के टाइम पर जो एकदम स्पीड से हम रिस्पॉन्ड करना चाहें हमारे एनिमी के अगेंस्ट में, तो उसके लिए बेस्ट AK टूल साबित हो सकता है। इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। अभी तक क्या किया जा रहा है कि इसमें जो इंजन यूज हो रहा है वो हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, बट हम खुद हमारा जो कावेरी इंजन है ना उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं अपर ग्रेड के, क्योंकि ये जो फाइटर जेट है ना तेजस को
मार्क 1A। ये तो 4.5 जनरेशन है, बट आप जानते हैं कि अभी 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की बात होती है, जहां पर मारक क्षमता भी गजब की हो और रडार में जो एक होता है ना फुटप्रिंट, वो भी मिनिमम हो, जिससे कि कंफ्यूज हो एनिमी और हम हमारा टारगेट इजीली अचीव कर सके। इसका रोल की बात करें मार्क 1 की तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो सिंगल इंजन है, मल्टी रोल है, लाइट वेट फाइटर जेट है। शुरुआत पहली फ्लाइट इसने 2001 में की थी और अभी तक देखें तो 2016 में इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया है। बट पॉइंट इज कि इसमें इंजन जो लगा हुआ है, जो वो जनरल इलेक्ट्रिक F404 मार्क 1 और मार्क 1A में लगा हुआ है। अब हम खुद प्लान कर रहे हैं कि हमारा इंडिजीनियस इंजन कावेरी तैयार हो जाए। उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ कमियां हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए सरकार ने फंड्स भी अभी रिसेंटली एलोकेट किए हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो तेजस का मार्क 1 है ना, ये इनिशियल ऑपरेशनल वर्जन था जिसको इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया। फिर मार्क 1A इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, और इसमें रडार है ना वो AESA यूज हुआ। AESA का मतलब हो गया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसका मतलब हो गया कि छोटे छोटे एंटीनास का पूरा एक बड़ा बंच, जो कि अपना खुद का एक फील्ड तैयार करता है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेटवर्क तैयार करता है, और उस नेटवर्क में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको जल्दी से क्विकली स्कैन करके बता देता है आपकी स्क्रीन पर कि हाँ भाई यहां पर कुछ हलचल हो रही है। साथ ही साथ इससे मतलब हो गया, अपग्रेडेड हो गया, ये AESA रडार इसमें लग गया, चलिए ठीक है। इसके अलावा इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, मतलब इसकी जो फ्लाइट है वो एकदम स्मूथ हो सके, मेंटेनेंस भी एकदम ईजी हो, तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो गया मार्क 1A जो है मार्क 1 का, ठीक है। फिर मार्क 2 की बात करें, ये अंडर डेवलपमेंट है, ये साइज में बड़ा होगा, पावरफुल भी ज्यादा होगा और लॉन्ग रेंज तक जाने की क्षमता, साथ ही साथ पेलोड जो गोला बारूद असला जो है ले जाने की क्षमता है वो भी इसकी बढ़ी हुई रहेगी। साथ ही साथ इसका नेवल वर्जन है ना, वो भी डिजाइन किया हुआ है, जो कि मोर और लेस अभी अंडर टेस्टिंग है, क्योंकि अभी आपको पता है एक तो जमीन के ऊपर हवा है, उस पर आप उड़ाओ किसी जहाज को, और एक नेवी में जहां पर आसपास में पूरा पानी पानी है, जहां पर कन्वेक्शन करंट बहुत ज्यादा बनती है, जहां पर मॉइस्चर ऊपर उठती रहती है, तो वहां पर आपको थोड़ा डिफरेंट वेरिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो, वो अभी हमारा अंडर टेस्टिंग है। इंजन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इसके अलावा रडार की बात करें तो मैं बता चुका हूं, AESA रडार इसमें यूज होता है, जो कि आपका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे एंटीनास का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, वो ट्रैक करने में हेल्प करता है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हवा में हमें दिखाई पड़े जो कि हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसके अलावा इजरायली EL/M2052 इसका भी ऑप्शन है, और उत्तम AESA रडार, इनमें से जो एडवांस्ड मोस्ट एडवांस जो होता है वो ही हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक। एनहेंस्ड फ्लाइट कंट्रोल, भाई इसमें क्या है, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। दैट मींस एक बार फ्लाइट भर ली ना तो उसके बाद में फिर केबल्स का इनका रोल मिनिमाइज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाय करने की कोशिश होती है। इससे क्या होता है कि एक बहुत एक्यूरेसी इंश्योर करना पॉसिबल हो पाता है, सिक्योरिटी भी आपकी इंश्योर होती है। जो भी पायलट है वो इस सिस्टम के थ्रू अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं ग्राउंड लेवल पे। इससे क्या हो गया कि कहीं पर भी कोई थ्रेट अगर आ रहा है जो पायलट नहीं परसीव कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो ऐसे में ग्राउंड स्टाफ है ना वो हेल्प कर देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सीधी बात है जमाना है लेजर का इनका, तो ऐसे में आपके पास में ऐसे डिवाइसेस भी होने चाहिए, क्योंकि आप अगर फ्लाइट लोगे तो आपको भी तो ट्रेस करने के लिए दुश्मन ने रडार कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर रखे होंगे, तो उनको भी आपको टैकल करना है। तो उसमें क्या है, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आपने इंस्टॉल कर रखा है, साथ ही साथ एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगा हुआ है, मतलब दुश्मन के रडार को न्यूट्रलाइज कर देना और फिर उसके बाद में उसके टारगेट, अपना जो टारगेट है दुश्मन के अंदर जो लोकेटेड है उसको हिट किया जा सके, समझ गए। इसके अलावा वेपन कैपेसिटी इंक्रीज्ड, अब इसमें अब एडवांसमेंट है तो डेफिनेटली ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ऐसे में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज आपके पास मिसाइल्स हैं जिनको आप तेजस मार्क 1A के थ्रू आप लॉन्च कर सकते हो, सीधा हिट कर सकता है वो अपने टारगेट को। और बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब आपको पता अर्थ कर्वेचर शेप में है, तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप यहां पर हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको मैक्सिमम यहां तक दिख सकेगा, पर आपका टारगेट तो यहां है, तो इसको हिट करने के लिए जो मिसाइल्स होंगी वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो गई। एयर टू एयर और ग्राउंड मिसाइल आपके पास में होगी जो इसमें डिप्लॉय की जा सकती है। और एशराम का मतलब हो गया एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तो ये भी इसके साथ में डिप्लॉय की जा सकती है। इसका मतलब ये कि हमारा तेजस जब हमारा खुद का इंजन डेवलप हो जाएगा ना कावेरी, तो हम लोकली खुद के लिए खुद से तैयार कर पाएंगे, और यही मेन टारगेट है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हमारी जरूरत भी है, सीधी बात है, इस पे काम चल रहा है अभी। ओके जी। पर ये जो मार्क 1A है, इसके लिए इंजन आपको पता है जनरल इलेक्ट्रिक का हम ला रखे हैं, तो उस पर काम चलता है। फिर तो हम चाहते हैं कावेरी इंजन हमारा खुद का डेवलप हो जाए। ठीक है जी। अब क्विक रिवीजन में आप देख लो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज अथॉरिटी टू ग्रांट अथोराइजेशन टू द एंटिटीज, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 11th फोरम रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है, नहीं आपकी बात तो ब्राज़ील कर रहा है ना। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।